हेलो फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन की शुरुआत जो हम लोग करने वाले हैं फ्रेंड्स, वो करने वाले हैं हम लोग 1986 की एक आपके टॉप क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब अस्तित्व में आया था फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब अस्तित्व में आया था। इससे पहले कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने देखे थे जो कि आपके कल के सेशन में थे पार्ट 1 में फ्रेंड्स। बाकी आज के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी आपके पॉलिटी जियोग्राफिकल पार्ट, इसके अलावा आपका हिस्ट्री पार्ट से जितने भी क्वेश्चन है सभी पार्ट को हमें देखना है। बाकी साइंस सेक्टर की और मैथ सेक्टर की क्वेश्चन हमने छोड़ रखा है, उससे बाद में हम लोग देखेंगे, राइट फ्रेंड्स। और हमें बीच में लाने का मेन मकसद ये था फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लगता था कि हम लोग जो करंट अफेयर का सेक्शन पढ़ रहे हैं उसमें आपके क्वेश्चन नहीं लड़ते हैं, इतना टाइम क्यों दे उस पर। इस वजह से मैंने क्वेश्चन का सेशन लाया। एक आपका टेस्ट देने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि फ्रेंड्स कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। क्लियर हो जाएगा, आपको भी आइडिया एक लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए फ्रेंड्स हमने लाया। तो पहला क्वेश्चन कहता है फ्रेंड्स, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब अस्तित्व में है। तो 1986 में सभी को पता है, राइट फ्रेंड्स। देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है फ्रेंड्स कि अनुप्रवाह निवेश किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अर्थात कि अनुप्रवाह निवेश तो कह रहा है कि आपका निवेश की जो विधि है, अर्थात कि इन्वेस्ट करने की, एक होता है आपका डायरेक्ट इन्वेस्ट और एक होता है इनडायरेक्ट इन्वेस्ट, राइट फ्रेंड्स। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में अर्थात कि एक आपकी जो कंपनी होती है वो गवर्नमेंट की कंपनी होती है और एक होती है आपकी लिमिटेड फर्म। गवर्नमेंट की फॉर्म में आपकी 49% जो होती है शेयर वो गवर्नमेंट की होती है, उसके बाद अदर शेयर होते हैं जो सभी पार्ट्स के होते हैं, राइट फ्रेंड्स। इस फॉर्म में आपका जो है तो इंडियन कंट्री अगर किसी भी आपके निवेश कहीं भी करती है तो वहां पे आपका कौन सा निवेश कहलाएगी, अनुप्रवाह निवेश कहलाएगी, अर्थात कि कोई भी भारतीय कंपनी या संस्था निवेश करती है। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, कहता है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का एक रूप जहां कोई कंपनी कोई नई उत्पादन गतिविधि शुरू करने के लिए मौजूद उत्पादन सुविधा को खरीदता या पट्टे पर लेते हैं, इसे क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इसे कहा जाता है ब्राउन फील्ड निवेश, राइट फ्रेंड्स। ब्राउन फील्ड निवेश अर्थात कि जब उसे पट्टे के रूप में, अर्थात कह सकते हैं आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जब लेती है तो उसे कहा जाता है फ्रेंड्स ब्राउन फील्ड निवेश, राइट फ्रेंड्स। ये आपके इकोनॉमिक सेक्टर से आने वाले क्वेश्चन है, राइट फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कहता है फ्रेंड्स निम्नलिखित में से कौन सी संस्था एसडीआर जारी करती है, राइट फ्रेंड्स। एसडीआर कौन जारी करती है, तो आपका है आईएमएफ, अर्थात कौन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, अर्थात कि आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्लियर है फ्रेंड्स। आगे की क्वेश्चन देखें तो कहता है हमारा कि विश्व यूरेनियम 2019 रिपोर्ट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है फ्रेंड्स, कजाकिस्तान। हालांकि इंडिया में भी एक यूरेनियम की आपकी सोर्स मिली हुई है, लेकिन सबसे अधिक एक नंबर पे जो आता है कजाकिस्तान आता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कहता है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया की प्रयास किस आधार पर शुरू की जा सकती है। तो फ्रेंड्स हमने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट और आपके जो गवर्नर है सुप्रीम कोर्ट के, आपका उच्चतम न्यायालय का सीजेआई अर्थात कि मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति या फिर गवर्नर, इन्हें क्या किया जाता है कि इन्हें हटाने के लिए सामान्य रूप से महाअभियोग लगाने की बात होती है जब राष्ट्रपति और गवर्नर को हटाने की बात होती है। और सीजेआई को भी हटाने के लिए या तो आपको कदाचार अर्थात कि महाअभियोग लगाना पड़ेगा या यह घोषित करना पड़ेगा कि यह अक्षमता इनके अंदर या कार्य करने योग्य नहीं है। तो इसके आधार पर हम इसे क्या कर सकते हैं, आपका क्या कहते हैं, उन्हें हम अलग बांट सकते हैं। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जब तक वो कार्यरत हो तब तक उन पर कोई आपराधिक मामले दर्ज नहीं किया जाएगा, कोई भ्रष्टाचार का मामला नहीं हो सकता और ना ही आर्थिक अपराध अर्थात कि उनके पैसों में कोई कटौती की जा सकती है, राइट फ्रेंड्स। इसे आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है, राइट फ्रेंड्स। तो ये आपका मोरमुगुआ, कोची, नौवा सेवा, ये सभी के सभी आपके कहाँ पे है, ये सभी पश्चिमी तट पे आपके स्थित है, लेकिन तुतिकोरिन जो है आपका वह पश्चिमी तट पे नहीं पूर्वी तट पे स्थित है, राइट फ्रेंड्स। देखते अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा कहता है वनस्पति जलवायु का सही सूचक कौन सा है। वनस्पति जलवायु का सही सूचक क्या है फ्रेंड्स,
ये इसका जो सही आंसर है ये आपका कोपेन है, राइट फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर कोपेन की अगर बात की जाए तो कोपेन आपका एक वैज्ञानिक का नाम था जिन्होंने सबसे पहली बार 1884 में जलवायु वर्गीकरण के लिए एक व्यवस्था निकाला था और उन्होंने अपने नाम पे ही इसका नाम रखा, क्या रखा, कोपेन नाम रखा, राइट फ्रेंड्स। आगे की बात करें फ्रेंड्स तो आगे की क्वेश्चन कहती है हमारी कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। तो फ्रेंड्स तो पहला कहता है आपका पश्चिमी विक्षोभ ग्रीष्म ऋतु से पहले आते हैं, ये तो बिल्कुल सही बात है, ग्रीष्म ऋतु से पहले ही आते हैं। दूसरी चीज पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा रबी फसलों के लिए अनुकूल है, ऑब्वियसली सी बात है, जब ग्रीष्म में आएगी तो आपका ग्रीष्म के बाद जब पहुंचेगी तो रबी फसल आपकी कब से शुरू होती है, ये शुरू होती है आपके अक्टूबर से, राइट फ्रेंड्स, अक्टूबर नवंबर से, तो उस समय इसके लिए बेनिफिट मिलेगा। लेकिन ये तीसरा कह रहा है पश्चिमी विक्षोभ काला सागर के समीप उत्पन्न होता है, जो कि बिल्कुल गलत है, राइट फ्रेंड्स। देखते अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा और भागीरथी का संगम है, ठीक है, देव प्रयाग सब कुछ जानते हैं, कुंभ का मेला। अगले क्वेश्चन की बात करें तो फ्रेंड्स कहता है हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है, तो बलित पर्वत का, राइट फ्रेंड्स। पर्वत के प्रकार में आपने देखा होगा यह आपका बलित प्रकार का एक उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से ऐसी गुरुओं में से कौन बिहार में पहले आए हुए थे, राइट फ्रेंड्स, तो वो थे आपके गुरु नानक देव जी, राइट फ्रेंड्स, गुरु नानक देव जी, ठीक है। उसके बाद की बात करें तो बिहार के निम्नलिखित में से किस स्थान पर वैदिक सावधान टीला मिला है, ठीक है। आपको बताना है सावधान टीला कहाँ, अर्थात कि मुर्दों को जलाने का टीला कहाँ प्राप्त हुआ है। हम आप इस क्वेश्चन को हमने आपको क्या कहते हैं बिहार स्पेशल में बताया था फ्रेंड्स कि पश्चिमी चंपारण में आपकी लौड़िया नामक एक जगह है जहाँ पे स्थित है। अगर आपने बिहार स्पेशल क्वेश्चन देखे होंगे तो ये क्वेश्चन आसानी से मार सकते हैं, लेकिन इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर है, राइट फ्रेंड्स। अगर आंसर अगर सही अगर पूछा जाए, अगर एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, अगर ऑप्शन में दिया हो तो लौड़िया जगह का नाम है फ्रेंड्स पश्चिमी चंपारण में, याद रखेंगे आप लोग। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें फ्रेंड्स तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि बिहार के किस स्थान पर कुछ चट्टानों के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों पर नकाशीदार और पत्थर के विभिन्न हिंदू देवताओं की मूर्तियां प्राप्त होती है, ठीक है, यानी कहाँ प्राप्त हुई है, तो फ्रेंड्स ये है आपका कावा डोल पहाड़ी कुर्सी राय गया, राइट फ्रेंड्स, कुर्सी सराय कहाँ पे, गया में आपकी मूर्ति बहुत अधिक प्राप्त हुई है, ठीक है। वहाँ के संग्रहालय में भी बहुत कुछ मटेरियल है जो कि हमें बौद्ध धर्म के बारे में बहुत अधिक जानकारी देती है, ठीक है, आप जाकर उन संग्रहालय को भी ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, एक और बात मैं बताते चलूँ कि बिहार स्पेशल से क्वेश्चन रहते हैं एग्जाम में, इसलिए बिहार स्पेशल का मैंने कुछ क्वेश्चन कराया उसे जरूर आप देख लेंगे। ये बताया था मैंने शेरशाह सूरी के पिता हसन खान सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है, सासाराम में, ये सारे क्वेश्चन हम बता चुके हैं आपको। उसके बाद अकबर ने किस वर्ष बिहार को औपचारिक रूप से सूबा के रूप में संगठित किया था, तो फ्रेंड्स 1580 में, इस क्वेश्चन को भी हमने बताया था फ्रेंड्स, 1580 में अकबर ने औपचारिक रूप से सूबा को संगठित किया था, इसलिए फ्रेंड्स वो सेशन देखना आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी रहेगा। कह रहा है मध्यकालीन भारत में सबसे प्रसिद्ध सूफी संतों में से एक मुकदुम सरफुद्दीन याहिया मनेरी किसके समकालीन व्यक्ति थे, तो फ्रेंड्स वो तुगलक अर्थात कि मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के समकालीन थे। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स तो कहता है हमारा औरंगजेब के शासनकाल के नियमित रूप से नियुक्ति राज्यपालों में से कौन निम्नलिखित में से पहला था, तो फ्रेंड्स दाऊद खान औरंगजेब के पहले क्या थे, पहले नियमित राज्यपाल के रूप में चुने गए थे, राइट फ्रेंड्स, दाऊद खान, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो पटना ने एक नया आकार और नया नाम अजीमाबाद कब लिया, राइट फ्रेंड्स, ठीक है, ये आपका राजकुमार अजीम हमसान के बाद इनका नाम अजीमाबाद पड़ा था, राइट फ्रेंड्स, राजकुमार थे वहां पे, उनका नाम था अजीम हमसान, इन्हीं के नाम पर अजीमाबाद पड़ा था, राइट फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की बात करें तो किसके शासन के दौरान मुंगेर बंगाल की राजधानी बनी थी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम समय के लिए बनी थी, लेकिन मैंने आपको जिस समय जियोग्राफिकल एरिया बताया था, मैंने बताया था कि मुंगेर और चंपारण का कुछ मुंगेर का जो कुछ हिस्सा है वो बंगाल में था, और बाद में जब 1936 में ओडिशा जब अलग हुआ तो उस कंडीशन में फिर वो मेरे में हम लोग में शामिल हो गया था, क्योंकि 1936 के बाद की घटना है, ठीक है। और ये शामिल जब हुआ मेनली 1956 में जो आपका राज्य पुनर्गठन का नियम लगा था, तब ये आप में शामिल हुआ था, ठीक है।
तो ये मीर कासिम के टाइम में मुंगेर जो था बंगाल की क्या बनी थी, राजधानी भी बन चुकी थी। समझ सकते कितना इंपॉर्टेंट पार्ट था बंगाल के लिए मुंबई, लेकिन यह आपका बिहार में फिर से शामिल हो गया 1956 के राज्य पुनर्गठन नियम के आधार पर। क्लियर है फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कहता है कब रॉबर्ट क्लाइव मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से बिहार और उड़ीसा के दीवानी हासिल करने में सक्षम हुआ। तो फ्रेंड्स ये घटना है 12 अगस्त 1765 की। राइट फ्रेंड्स, 12 अगस्त 1765 की घटना है। क्लियर है फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कहता है 19वीं शताब्दी में अंग्रेज द्वारा अफीम की खेती। तो फ्रेंड्स वो पटना शहर था जिस पर अफीम की खेती की मेन सेंटर बना हुआ था। राइट फ्रेंड्स, हालांकि 1773 के बाद थोड़ी सी आपकी घटना इस पे थोड़ी सी दिलचस्पी कम लिया गया था। ये ध्यान रखिएगा, डच के कारण इस पे थोड़ी सी दिलचस्पी कम हुई थी, हालांकि पटना उसका मेन सेंटर था, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें फ्रेंड्स तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है निम्नलिखित शासकों में से किसने स्थानीय अपराध के लिए स्थानीय जिम्मेदारी के सिद्धांत को सामने रखा था। फ्रेंड्स ये थे आपके शेरशाह। हमने बताया था कि बिहार के लिए स्पेशली आपके पाटलिपुत्र और पटना जैसे एरिया के लिए शेरशाह काफ़ी आपके मील का पत्थर साबित हुए थे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कहता है कि किस शैली में मंडप और रथ मंदिरों का निर्माण पहाड़ों को काट कर किया गया था और सभी रचनाएं मल्लापुरम से प्राप्त की गई थी। तो फ्रेंड्स ये थे नरसिंह वर्मन प्रथम शैली। ठीक है, नरसिंह वर्मन प्रथम शैली ये आपके राष्ट्रकूट के आपके नेता थे। ठीक है, राष्ट्रकूट के राजा थे और इन्हीं के समय ये सभी आपकी मंडप जो थी रथ मंदिरों का निर्माण जो हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करते कहता है अवधि 2020-21 के लिए बिहार का राज्य सकल घरेलू उत्पाद पर कितने अनुमोदित किया गया। क्वेश्चन कहता है फ्रेंड्स 2020-21 के लिए बिहार का राज्य सकल घरेलू उत्पाद अनुमानित किया गया था कितना फ्रेंड्स, 685,797। ठीक है फ्रेंड्स, इसे मोबाइल नंबर की तरह याद रखेंगे 685,797 2020-21 में जो आपका बिहार का जीडीपी ग्रोथ है उसे आपका 685,797 इसे आपका करोड़ रुपए अनुमानित किया गया था। राइट फ्रेंड्स, इसे याद रहेगा। ऐसे अगर याद रखेंगे 6,85,797 तो शायद भूल सकते हैं, आपको याद रखना है 685,797। राइट फ्रेंड्स, देखते अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा कहता है 2020-21 के लिए बिहार का कुल व्यय। ठीक है, हमने आय की चर्चा किया, कितना था कुल आय की हमने चर्चा किया, तो आय हमारा कितना था 685,797 अर्थात कि 685,797। लेकिन अगर कुल व्यय की बात की जाए तो फ्रेंड्स कुल व्यय कितना था, तो फ्रेंड्स कुल व्यय की बात की जाए तो कुल व्यय जो घोषित किया गया था 211,766 211,766। याद रहेगा फ्रेंड्स, लिखने में थोड़ी सी ट्रबल है, नहीं तो मैं लिखने की हालांकि मैं कोशिश करता हूँ, रुक जाओ, में सोई समस्या है इसलिए लिख नहीं सकता फ्रेंड्स। 211,766 आप इसे याद रखेंगे फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका मुख्यमंत्री बालक बालिका साइकिल योजना के लिए राशि का आवंटन बढ़ाकर कितना किया गया फ्रेंड्स। पहले 2500 रुपए थे, अब साइकिल की कीमत बढ़ने की वजह से बिहार में कितना कर दिया गया है 3,000 रुपए कर दिया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते कहता है मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना के अंतर्गत किन्हें गणवेश अर्थात यूनिफॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स कक्षा 9 से लेकर 12 तक की बालिकाओं को भी अब क्या किया जाएगा, कपड़े अर्थात की स्कूल यूनिफॉर्म आपकी प्राप्त दिया जाएगा अर्थात की प्राप्त कराया जाएगा। उसके बाद कह रहा है बिहार की राजकोषीय घाटा 2020-21। ठीक है, तो कह रहा है कि कुल सकल घरेलू उत्पाद का कितना परसेंट है। तो फ्रेंड्स इसका है आपका जीएसडीपी का 2.97%, जो कि अभी मैंने बताया था 211,766। याद रखिएगा फ्रेंड्स, परसेंटेज की बात करेगा तो 2.97 था आपका जीएसडीपी के। राइट फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यह कहता है बिहार का ग्रीन बजट। ठीक है, ग्रीन बजट का मतलब सिर्फ पर्यावरण नहीं बल्कि जलवायु भी इसमें शामिल है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो फ्रेंड्स कहता है पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल को विश्व स्तरीय अस्पताल के रूप में कब तक अपग्रेड किया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये प्लान रखा गया 2025, लेकिन लगता है कोरोना पानी फेर देगा इन सभी चीजों पर, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कहता है बिहार के कृषि क्षेत्र के योगदान 2018-19 में
बढ़कर कितना परसेंट वृद्धि हुई थी? 0.6%। लेकिन इस बार 2020-21 में आपका घटने की चांसेस है। आगे की बात करें तो कहते हैं बिहार की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कृषि यंत्र बैंक की स्थापना की जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, किसके लेवल पे? आपके पंचायत के लेवल पे। ठीक है, अभी आपके ब्लॉक वाइज है, लेकिन आपको क्या किया जाएगा? पंचायत स्तर पर भी आपके क्या जाएगा? कृषि यंत्र बैंक की स्थापना कराई जाएगी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बिहार स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट निर्धारित कितना किया गया है? आपको बताना है कि स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए। हालांकि ये क्वेश्चन अब नहीं आना चाहिए, क्योंकि अब नए बजट की बात हम लोग चर्चा करने की बात होगी। हालांकि पीछे का क्वेश्चन अगर करंट अफेयर पीछे का आएगा तो ये क्वेश्चन भी आएंगे। राइट फ्रेंड्स, और इसका जो सही आंसर है वो है फ्रेंड्स, ये जो आपका कुल है, कुल आपका बजट का 5.2% जो है आपका अब वह निर्धारित किया गया स्वास्थ्य के लिए। 5.2% याद रखेंगे आप। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल रुद्ध देश नहीं है? अर्थात कि कौन सा देश स्थल रुद्ध, ठीक है, मतलब कि स्थल जहाँ पे आपका क्या हो? स्थल रुद्ध का मतलब हम इंग्लिश में कर देते हैं, आसानी रहेगा आपको समझने में। एक बार ये देखिए, इंग्लिश में हो गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लैंडलॉक्ड कंट्री। ठीक है, लैंडलॉक्ड कंट्री मतलब जो कि चारों तरफ से क्या हो? आपका पानी से घिरा हुआ नहीं हो। ठीक है, तो वो कौन है? द्वीपवती। राइट फ्रेंड्स, द्वीपवती है। इसलिए आपका इसका सही आंसर की बात करें तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी जो है आपका द्वीपवती नहीं, जिबूती। राइट फ्रेंड्स, जिबूती। राइट फ्रेंड्स, डी साइलेंट है वहां पे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से निम्न में से कौन सा दर्रा उच्चतम ऊंचाई पर स्थित है? तो आपका रूपीन दर्रा। ठीक है, रूपीन दर्रा। इस दर्रा की कहां से कहां तक पाया जाता है? इन क्वेश्चन को भी याद रखना जरूरी है। हम एक सेशन लेकर आएंगे इसके लिए भी, स्पेशल दर्रा के लिए। राइट फ्रेंड्स, इसकी बात करेंगे तो ये आपका उत्तराखंड से स्टार्ट होता है और हिमाचल प्रदेश तक जाता है। राइट फ्रेंड्स, उत्तराखंड से चल के हिमाचल प्रदेश तक इसकी ऊंचाई की बात करें तो 4600 और समथिंग होगा, 4600 कुछ इसकी ऊंचाई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अगले क्वेश्चन की अगर बात करें फ्रेंड्स तो अगला क्वेश्चन है 4633 है फ्रेंड्स इसकी आपकी ऊंचाई। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें फ्रेंड्स तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है फ्रेंड्स कि काली मिट्टी जो कपास की खेती के लिए उपयोगी है। राइट फ्रेंड्स, कहता है आपका कि काली मिट्टी जो कपास की खेती के लिए उपयोगी है। राइट फ्रेंड्स, तो वो आपकी कौन सी है? तो इसका आंसर जो होगा फ्रेंड्स उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट फ्रेंड्स, उपयुक्त में से कोई नहीं का मतलब क्या? जो काली मिट्टी है उसे कौन सी मिट्टी, किस मिट्टी से और नाम जानते हैं आप? रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। और आमतौर पर ये क्या होते हैं? ये आम तौर पे जो आपके अन्य भाषा जो होते हैं, ये खनिज की अगर बात करेंगे इसमें तो इसमें बेडेलाइट, आपका मोनोटेरियन, ये सभी आपके पाए जाते हैं। राइट फ्रेंड्स, कपास जैसे आपकी वर्षा आधारित फसलों के लिए यह पूरी तरह उपयुक्त मानी जाती है और इनमें ह्यूमस की मात्रा भी पाई जाती है। तो बेसिक सी बात है कि यह मिट्टी कहाँ मिलेगी? आपकी महाराष्ट्र में मिलेगी, गुजरात में भी मिल जाएगी आपको। ठीक है, उसके बाद मध्य प्रदेश में मिलेगी और आपके तमिलनाडु में मिलती है, भले बिहार में आपको अवेलेबल नहीं हो। राइट फ्रेंड्स, तो इसमें दो एक से अधिक आपके आंसर सही है, इसलिए इसका जवाब ऑप्शन नंबर ई होगा। राइट फ्रेंड्स, अगले अगर क्वेश्चन की अगर बात करें फ्रेंड्स तो अगला क्वेश्चन जो हमारा कहता है, यह कहता है राष्ट्रीय जलमार्ग 37 निम्नलिखित में से किन दो स्थानों को जोड़ता है? ये फ्रेंड्स हाजीपुर और आपका है त्रिवेणी घाट। राइट फ्रेंड्स, यह आपका क्या हुआ? यह जो राजमार्ग है यह 216 में लागू हुआ था। ठीक है, कब पढ़ा था फ्रेंड्स? 216 में। राइट फ्रेंड्स, उसके बाद की अगर बात करें फ्रेंड्स तो अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों की प्रचुरता का क्रम बताना है आपको। ठीक है, तो सबसे अधिक नाइट्रोजन 70%, आपका 78% माफ कीजिएगा फ्रेंड्स, ऑक्सीजन 21%, उसके बाद आर्गन, और आर्गन के बाद कौन है? आपके कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड के बाद कौन है? मीथेन, और मीथेन के बाद क्या आपका? हाइड्रोजन। ठीक है, अर्थात सबसे अधिक 78% आपका नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 0.9% आर्गन, और आपका 0.04% जो है आपका कौन है? आपका 0.04% जो आपका मीथेन। राइट फ्रेंड्स, उसके बाद नियॉन, हीलियम, ये सभी अभी आ जाएंगे। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन का अगर रूट चेंज हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स,
अगर तरीका क्वेश्चन पूछने का अगर अलग हो जाए तो आंसर भी बदल जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछ दे 100 स्क्वायर में सबसे अधिक किसकी मात्रा है, 100 स्क्वायर मतलब वायुमंडल में, ठीक है, तो वहां पे आपका आंसर लास्ट से शुरू होगा, क्योंकि जो सबसे हल्की गैस होती है उसकी मात्रा वहां पे ज्यादा होती है, तो वहां पे आंसर आपका होगा हाइड्रोजन की। राइट फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये वायुमंडल की बात हो रही है, जब बाहर मंडल की बात होगी तो हाइड्रोजन इसका आपका पहले नंबर पे आएगा। उसके बाद कहता है निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में बराबर गुफाएं स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो आपका सही आंसर है आपका कहा जी, जहानाबाद। राइट फ्रेंड्स, बराबर गुफाएं बिहार की गया से लगभग 24 किलोमीटर की दूरी कहाँ पे आपका, जहानाबाद के। अगर खास तौर से उसकी जगह की बात करें तो यह ब्लॉक जो है आपका मखदुमपुर, ठीक है, एक ब्लॉक है, उस विस्तृत में आपका स्थित है। ठीक है, यह अपनी वास्तुकला के लिए स्पेशल रूप से फेमस है। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो कहता है हमारा फ्रेंड्स, ये सामान्य रूप से जो होते हैं ना, ये आपके स्पेशली मौर्य काल के गुफाओं को प्रदर्शित करते हैं। राइट फ्रेंड्स, उसके बाद की अगर बात करें क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन हमारा जो कहता है फ्रेंड्स, वो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे पहली बार सफेद सफारी आरंभ की गई थी। तो फ्रेंड्स ये आपके है कौन, मध्य प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, आपका एक बात बता दो इसके बारे में, सुइल नदी परियोजना हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कौन सी फ्रेंड्स, सुइल नदी परियोजना। राइट फ्रेंड्स, और यह हिमाचल प्रदेश में पनबिजली अर्थात की जो आपका विद्युत है उसके उत्पादन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद इस परियोजना में रावी नदी के 3 सहायक नदियां, ठीक है, जिसमें से बैरा, सिउल और भरले, ठीक है, इनकी संयुक्त जल का उपयोग किया जाता है। और इस परियोजना में अगर बात करें खास तौर से तो 180 मेगावाट का क्या प्राप्त होता है फ्रेंड्स, 180 मेगावाट बिजली प्राप्त होती है। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को आप याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी किसी भी समुद्र या महासागर में विलीन नहीं होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो है आपकी लूनी नदी। ठीक है, और लूनी नदी कौन सी कहाँ की है फ्रेंड्स, वो लूनी नदी है फ्रेंड्स, वो है आपकी स्पेशली राजस्थान की। राइट फ्रेंड्स, इसे ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कहता है हमारा कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में ब्लू बर्ड झील स्थित है। ब्लू बर्ड झील हरियाणा में, याद रखेंगे फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कहता है हमारा निम्नलिखित में से नेपाल से सटा हुआ बिहार का वह कौन सा जिला है जिसकी सीमा रेखा सबसे लंबी है। तो फ्रेंड्स पश्चिमी चंपारण, मैंने सीमा रेखा तटीय रेखा के बारे में आपसे चर्चा किया था। राइट फ्रेंड्स, याद होगा सबको, मैंने सभी का एक शॉर्ट ट्रिक भी दिया था कि कौन से आपकी चौहदी में आपके किस राज्य से, किस देश से आपका कनेक्टेड है या किस अन्य राज्य से कनेक्टेड है, इन सब के लिए हमने शॉर्ट ट्रिक दिया हुआ था। ठीक है, और सभी का चौहदी हमने बताया था। आपने नहीं देखा हुआ तो जियोग्राफिकल का सेक्शन हमारा जरूर देखें। बाकी क्वेश्चन हम लोग का कुछ क्वेश्चन बच रहे हैं तो उसकी क्वेश्चन अगले क्लास में चर्चा करेंगे या फिर कोई अगले टॉपिक को लेकर हम आपके लिए आएंगे। फ्रेंड्स आशा है सबको पॉइंट क्लियर हो गई होगी। अगर किसी को डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर कुछ कमी लग रहा हो तो आप हमें चेंज करने के लिए उसके बारे में आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। हम चाहते हैं आपके अकॉर्डिंग आपके फायदे के लिए जितने बेहतर हो वह आपके लिए अवेलेबल कराते रहे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले क्लास में।